नमस्कार, मैं लक्ष्मी नारायण गुप्ता, अतिथि सहायक प्राध्यापक, शासकीय पंडित जवाहरलाल नेहरू कला विज्ञान स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बेमेतरा। आज मैं आप लोग को टैक्स प्लानिंग में ये जो वीडियो बन रहा है यह एमकॉम द्वितीय सेमेस्टर के छात्रों के लिए है। आज हम लोग जो है कर नियोजन में पात्र व्यवसाय के लिए कर नियोजन के संबंध में पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक हमने पिछले वीडियो में आप लोग को प्रकृति और स्थान के आधार पर विभिन्न चीज़ों के लिए हमने आपको बताया था, जैसे प्राकृतिक गैस के व्यवसाय के लिए क्या होगा, आधारभूत सुविधाओं के व्यवसाय के लिए क्या नियोजन है, ये सब चीज़ें मैंने आपको अभी तक बता दिया था। अब जो है हमारा जो अभी जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह पात्र व्यवसाय के लिए कर का नियोजन, यानी पात्र व्यवसाय कर का नियोजन के लिए धारा 44 एडी लागू होता है। धारा 44 एडी जो है पात्र व्यवसाय में लागू होता है, तो इसके लिए कुछ जो आय होती है उसको हमारा जो निम्न आय होगा तभी हम पात्र व्यवसाय के लिए कर नियोजन कर पाएंगे। जैसे यदि कोई व्यक्ति बैंक के माध्यम से, डे चेक के माध्यम से, बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से या किसी बैंक खाते के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिकली रूप से यदि कोई प्राप्ति करता है तो ऐसे आय का 6% मानी गई आय माना जाएगा। दूसरा, यदि बैंकिंग या इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से वह प्राप्ति नहीं हुआ है, किसी अन्य माध्यम से प्राप्त हुआ है जैसे नगद में या किसी अन्य साधनों के से प्राप्त हुआ है, तो इस प्रकार की जो आय होगा उसको हम जो है 8% मानेंगे। यदि करदाता चाहे तो 6% और 8% का जो नियम है उससे हट करके उससे ज़्यादा भी जो है आय दर्शा सकता है या आय घोषित कर सकता है। अब यहाँ पे हम स्पष्टीकरण की बात करेंगे, तो जो हमारा स्पष्टीकरण होगा उसमें पात्र करदाता, यानी पात्र करदाता है क्या, तो पात्र करदाता वह एक व्यक्ति हिंदू अविभाजित परिवार, साझेदारी फर्म जिसमें सीमित साझेदारी वाली फर्म को छोड़कर जो निवासी है और जिसने निम्न धाराओं में से किसी भी धारा के अंतर्गत कटौती नहीं मांगी है, ऐसे व्यक्ति को पात्र करदाता कहेंगे। तो वह धारा कौन कौन सा है, तो पहला धारा है 10 AA, 80 IA, 80 IB, 80 IB, 80 IAB, 80 IBA, 80 IC, 80 IE, 80 JJ, 80 AA, 80 LA, 80 QQB, 80 RRB, ये सब हमारा जो है पात्र व्यवसाय, मतलब ऐसे ये धाराएं इसके अंतर्गत अगर कोई कटौती नहीं प्राप्त होता है तो वह पात्र व्यवसाय के लिए पात्र करदाता माना जाएगा। दूसरा है पात्र व्यवसाय है क्या, या पात्र व्यवसाय से क्या तात्पर्य है, तो इसमें क्या कहते हैं कि जो माल ढोने वाले वाहनों को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा स्वयं चलाने के लिए के व्यवसाय को छोड़कर धारा 44 AE में वर्णित कोई भी व्यवसाय हो वह पात्र व्यवसाय के श्रेणी में आएगा। इसके अलावा जिसकी कुल बिक्री 2 करोड़ रुपये से कम है, प्राप्तियाँ 2 करोड़ से कम है, तो ऐसा जो व्यवसाय होगा वो पात्र व्यवसाय के अंतर्गत आएगा। अब पात्र व्यवसाय जो है इसमें क्या क्या प्रावधान हैं जिसको हमको ध्यान में रखना पड़ेगा। जब धारा 44 AD के अंतर्गत लाभ माना जाता है तब ऐसे माने गए लाभ को छोड़कर कि धारा 30 से लेकर के 38 तक वर्णित कोई भी कटौती नहीं घटाई गई हो, यानी धारा 44 AD ज्ञात करते समय हमें धारा 30 से लेकर के धारा 38 तक जो भी वर्णित रहेगा उसका कटौती नहीं घटाना है। दूसरा, माने गए लाभ में से ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी, परंतु संपत्ति को अपलिखित मूल्य ज्ञात करने के लिए ह्रास की राशि घटाएगी, यानी ह्रास की कटौती नहीं मिलेगी किंतु संपत्ति के वास्तविक मूल्य ज्ञात करने के लिए ह्रास की राशि घटाने की बात करते हैं। यदि किसी गत वर्ष में पात्र करदाता ने अनुमानित आय का प्रावधान के अनुसार आय की गणना की है और इससे अगले 5 कर निर्धारण वर्षों में किसी भी गत वर्ष वह अपनी आय की गणना अनुमानित आय के प्रावधानों के अनुसार नहीं करता, तो जिस वर्ष वह अपनी आय का गणना अनुमानित आधार पर नहीं करता, अगले 5 वर्ष तक वह अपनी आय का गणना अनुमानित आधार पर नहीं कर सकता। कहने का मतलब क्या है
कि यदि आप अनुमानित आधार पर कर रहे हैं तो लगातार आपको 5 वर्ष तक करना है। यदि अगर बीच में आप अगर छोड़ते हैं तो अगले 5 साल तक को आपको अनुमानित आय की गणना नहीं करने दिया जाएगा। यह बातें ध्यान में रखना है। इसके अलावा ऐसे पात्र करदाता जिस पर 3 वर्णित प्रावधान लागू होता है तथा उसकी कुल आय कर मुक्त सीमा से अधिक है तो उसे व्यवसाय के हिसाब रखने होंगे और अंकेक्षण कराना होगा। अंकेक्षण की रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिकली दाखिल करना होगा। कहने का मतलब क्या, जो 3 में जो वर्णित है, अभी हमने जो 3 पढ़ा है अनुमानित आय का प्रावधान वाला, ऐसे स्थिति में उनकी जो आय है कर मुक्त सीमा से अधिक है तो उसके हिसाब के लिए अंकेक्षण कराना पड़ेगा और अंकेक्षण कराने के साथ साथ वह जो अंकेक्षण रिपोर्ट होगा इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से उसको दाखिल करना पड़ेगा। जो 5वां पॉइंट है, इस धारा के प्रावधान निम्न लागू नहीं होंगे। ऐसे व्यक्ति जो धारा 44AA के में वर्णित किसी भी पेशा में लगा हो, ऐसा व्यक्ति जिसे कमीशन या ब्रोकरेज से आया हो, ऐसा व्यक्ति जो एजेंसी चलाता हो, ऐसे व्यक्ति को पात्र व्यवसाय की श्रेणी में नहीं होगा, यानी इस पे जो है इस धारा का प्रावधान लागू नहीं होगा। अब देखते हैं पात्र व्यवसाय के बाद माल ढोने वाले वाहनों को किराए अथवा पट्टे पर स्वयं चलाने के संबंध में कर नियोजन। ऐसे ही में इसमें देखते हैं ये धारा 44AE के अंतर्गत आता है। धारा 44AE के प्रावधान उस करदाता पर लागू होता है जो माल ढोने के वाहन को किराए पर अथवा पट्टे पर अथवा स्वयं चलाने के व्यापार में लगा हुआ हो तथा गत वर्ष में कभी भी ऐसी 10 वाहनों से अधिक का स्वामी नहीं हो। यानी अगर 10 वाहन का स्वामी नहीं होता है तो इसके अंदर उसको वो यह प्रावधान लागू होगा। इसके ऐसे व्यापार अथवा पेशे से आय गत वर्ष के करदाता के स्वामित्व में माल ढोने के समस्त वाहन से प्राप्त आय का योग माना जाएगा, जिसकी गणना निम्न प्रकार की जाएगी। यानी कैसे करेंगे, तो भारी माल ढोने वाले वाहन को अनुमानित आय खाली वाहन का सकल वजन का 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह या माह के अंश माना जाएगा। यानी अगर वो खाली है तो 1000 रुपये प्रति टन प्रति माह के हिसाब से अथवा माह का अंश। दूसरा, भारी माल वाहन से तात्पर्य ऐसा वाहन से है जिसका सकल भार 12,000 किलोग्राम अर्थात 12 टन से अधिक होता है, उसको भारी वाहन के माल वाहन के श्रेणी में रखा जाता है। गत वर्ष में करदाता जितने माह तक भारी वाहन के अतिरिक्त हल्के माल ढोने के वाहन का स्वामी हो, प्रत्येक ऐसे वाहन पर 7,500 रुपये प्रति माह या माह के अंश का लाभ माना जाएगा। यदि करदाता चाहे तो उपरोक्त वर्णित आय से भी अधिक घोषित कर सकता है। यह माल ढोने के संबंध में है। मैं कर नियोजन की बात करती हूँ। स्पष्टीकरण बता देता हूँ कि माल ढोने के वाहन तथा भारी माल के वाहन से आशय वही है जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 के में धारा 2 में वर्णित है। यानी जो मोटर वाहन अधिनियम बना है 1988 उसी के उसमें जो धारा 2 दिया है उसमें वर्णित है। करदाता जिसके पास माल ढोने का वाहन हो, चाहे उसका किराया क्रय पद्धति से लिया हो चाहे किस्त पर लिया हो, जिस पर संपूर्ण या आंशिक धनराशि दे है वह वाहन के स्वामी माना जाएगा। यानी किसी परिस्थिति में अगर वह वाहन के स्वामी हैं तो वो उसको वाहन का स्वामी माना जाएगा। अन्य प्रावधान क्या बताता है कि जब धारा 44AE के अंतर्गत लाभ माना जाता है तो ऐसे माने गए लाभ में से धारा 30 से लेकर के 38 तक वर्णित कोई भी कटौती नहीं घटाई जाएगी, क्योंकि यह माना जाता है कि कटौतियाँ सब पहले ही घटा दी गई है। परंतु यदि करदाता फर्म हैं तो साझेदार को दिया गया वेतन और ब्याज धारा 40B के प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त प्रकार की गणना किए गए लाभ में से घटा दिया जाएगा। यह माना जाएगा कि करदाता उक्त व्यापार में प्रयोग की गई संपत्तियों पर ह्रास का दावा कर दिया है और ह्रास वास्तव में स्वीकार कर लिया गया, अतः अप्लिखित मूल्य की गणना इसी के अनुसार की जाएगी। तीसरा पॉइंट बता रहा है कि करदाता उक्त व्यापार को धारा 44AA के अंतर्गत हिसाब नहीं रखना होगा।
तो धारा 44A(b) के अंतर्गत अंकेक्षण कराना नहीं होगा। यदि करदाता उक्त व्यापार के अतिरिक्त धनराशि साथ साथ कोई अन्य व्यापार भी कर रहा है तो धारा 44AA तथा 44AB के अंतर्गत धनराशि की सीमा निर्धारित करने के लिए उक्त व्यापार से प्राप्त आय शामिल नहीं की जाएगी। यह योजना स्वैच्छिक है तथा यह करदाता का दावा है कि उक्त व्यापार में माने गए लाभों में कम है तो उसे अपने हिसाब से रखने होंगे, अंकेक्षण कराना होगा और अंकेक्षण की रिपोर्ट इलेक्ट्रॉनिकली माध्यम से दाखिल करना होगा। एक एग्जाम्पल देखते हैं कि एक साझेदारी फर्म माल ढोने के वाहन चलाने एवं किराए पर देने के लिए व्यवसाय में लगा हुआ है। फर्म अपनी आय की गणना धारा 44A से करना चाहती है तो निम्न सूचनाओं के आधार पर फर्म को जो है व्यवसाय के आय की गणना कीजिए। तो देखते हैं कि क्या है कि साझेदारी संविदा के अनुसार अ तथा ब निम्न मिलेगा। प्रत्येक को वेतन 15,000 प्रति माह मिल रहा है और प्रत्येक को उसकी पूंजी पे 3 लाख पर 12% की दर से वार्षिक ब्याज है। अब जब हम बिजनेस इनकम जो कैलकुलेट करेंगे फर्म के हिसाब से तो डीम्ड इनकम लाइट गुड्स व्हीकल है तो उसमें 7,500 रुपये प्रति पर मंथ के हिसाब से जोड़ते हैं। तो हमारे पास कितना है 9 यहाँ पे 9 जो हल्के वाहन है और 2 वाहन किराया पद्धति पे खरीदे हैं। तो ठीक है भाई, कब खरीदे उसका डेट भी दिया हुआ है 20/1/2003, यानी जो 9 हल्के वाहन हैं वह पूरा 12 महीना चलेगा तो 7 गुणे 7,500 गुणे 12 यानी 6,30,000 और जो 2 वाहन हैं उसका 7,500 दाम लगाएंगे और वह कितने महीने चलेगा जनवरी, फरवरी और मार्च 3 महीने का, तो ये 45, तो कुल मिलाकर के 6,75,000 हो गया। पार्टनर को जब हम इंटरेस्ट देंगे ए और बी को तो इसमें 12% की बात करता है तो बात नहीं 36,000 रुपये हो जाएगा, तो टोटल ये 72,000 हो जाएगा। तो बुक प्रॉफिट जब निकालेंगे तो बुक प्रॉफिट 6,03,000 ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें जो रेम्युनरेशन होता है उसको लेस करना है तो रेम्युनरेशन कैसे लेस करेंगे, तो 2 नियम हैं इसमें। तो पहला तो बुक प्रॉफिट का 90% 3 लाख का बुक प्रॉफिट में 3 लाख का 90% तो ये हो जाएगा 2,70,000 और जो शेष रिमेनिंग होता है उसका 60% तो 3,30,000 का अगर 60% निकालते हैं तो 1,81,800 आता है। कुल मिलाकर के हो जा रहा है 4,51,800। लेकिन इसमें दिया हुआ है जो है प्रत्येक वेतन 15,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से दे रहे हैं। ठीक है, तो प्रति माह के हिसाब से अगर देंगे तो 3,60,000 जो डीट के हिसाब से हो रहा है, तो दोनों में जो कम हो तो यहाँ पे 4,51,800 और 3,60,000 दोनों में हम कंपेयर करते हैं तो 3,60,000 कम है, तो इसलिए हमारा जो रेम्युनरेशन घटाएंगे वो 3,60,000 घटाएंगे। तो 3,60,000 घटाने पर हमारा बिजनेस इनकम कितना हो जाएगा फर्म का, ये हो जाएगा 2,43,000। तो इस प्रकार ये हमारा पात्र व्यवसाय के जो पात्र माल ढोने वाली वाहन का जो इनकम है उसका हमने कैलकुलेशन इस प्रकार कर लिया। अब एक पोत कंपनी के लिए कर नियोजन की बात करेंगे तो ये अभी हम जो है इस टॉपिक में केवल और केवल ये 2 चीज़ों को के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। एक पहला पात्र व्यवसाय के लिए कर नियोजन की बात करते हैं और दूसरा में माल ढोने वाले वाहन के किराए अथवा पट्टे पर अथवा स्वयं के चलाने के संबंध में कर का नियोजन। यह 2 टॉपिक हमने इस वीडियो में कवरअप कर लिया है। बाकी जो है अगला टॉपिक जो है हमारा जो अगला टॉपिक आने वाला है, अगला टॉपिक हमारा जो आएगा वह रहेगा पोत कंपनियों के लिए कर का नियोजन, यानी कोई अगर पोत कंपनी है पोत चला रहा है तो उसके संबंध में कर नियोजन के संबंध में क्या क्या नियम हैं इसके बारे में हम लोग जो है अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। हाँ, अब हम इस वीडियो को यहीं पे कवरअप करते हैं। धन्यवाद।